पावर डिसिपेट्स इन एसी सर्किट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जिसका नोटेशन होता है आर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से लिखा जाता है डिनोट। इम्पीडेंस जो है वो है जेड और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। अभी इम्पीडेंस जो फैक्टर है वो उसका जो फॉर्मूला है उसका डिपेंडेंस सभी तीनों टर्म पर है। तीनों जो अलग अलग टर्म यहाँ पे है रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उस तीनों को मिलाकर जो मिलता है उसको ही एक सर्किट का इम्पीडेंस कहते हैं। तो पावर डिसिपेशन, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टिव रिएक्टेंस तीनों का ऊपर ही उसका डिपेंडेंस है। तो हमारा आंसर होगा इम्पीडेंस। इम्पीडेंस के अंदर सभी तीनों टर्म इंक्लूडेड है। Next, an AC supply gives 30 volt RMS, which is fed on a pure resistance. The power dissipation in this circuit. पावर का जो फॉर्मूला आता है वी स्क्वायर बाई आर, उस हिसाब से आरएमएस वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कोई पीक वैल्यू नहीं। अगर पीक वैल्यू दिया जाता तो उसका आरएमएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली आरएमएस वैल्यू ही है तो डायरेक्टली कैलकुलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन में ही आंसर आ जाएगा। 300 स्क्वायर 30 स्क्वायर 900 होता है डिवाइडेड बाई 10, सो 90 वाट पावर कंजम्पशन होगा, 90 वाट इन अ एलर सर्किट। एलर मतलब जिसमें जस्ट सर्किट में एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, कैपेसिटर नहीं है। एलर सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेगा और कुछ फेज डिफरेंस रहेगा। एलर और इंडक्टिव सर्किट में जो होता है करंट वोल्टेज से पीछे रहता है, करंट वोल्टेज से पीछे रहता है, मतलब वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, ऐसे होता है इसमें। अगर वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम किया जाए तो इस लाइन में वोल्टेज रहेगा तो करंट पीछे रहता है, पीछे मतलब इस तरह रहता है 90 डिग्री लैग बिहाइंड द वोल्टेज, मतलब वोल्टेज लीड करता है एलआर सर्किट में और इंडक्टिव सर्किट में। कैपेसिटिव सर्किट की जो उसमें कैपेसिटर होगा उसमें अपोजिट चीज होगा, उसमें करंट वोल्टेज से लीड करता है, ऐसे होता है। इन अ प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट द करंट प्योरली रेजिस्टिव मतलब कैपेसिटर भी नहीं है, इंडक्टर भी नहीं है, तो उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहता है। वोल्टेज और करंट सेम फेज और दैट्स दैट्स मीन सेम लाइन पे ही रहता है, उसके बीच फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है इन फेज विद ईएमएफ। The average power of LCR circuit dissipated through AC circuit is। एवरेज पावर का फॉर्मूला बहुत सारे प्रॉब्लम पे ऑलरेडी यूज हुआ, उसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस और ई आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाइव, ऐसे फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी इसका यूज हो गया। लेकिन फॉर्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ये वाला आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a 20 volt AC is applied to a circuit consisting of resistance and a coil with negligible resistance। R अवेलेबल है, L है लेकिन L का वैल्यू, L का जो रेजिस्टेंस वो नेग्लिजिबल है, लेकिन RL सर्किट है ये वाला। If the voltage across the resistance is 12 volt, so what is the voltage across the inductance? वी एल पूछा गया, वी आर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, टोटल जो वोल्टेज अप्लाई हुआ वो है 20 वोल्ट। तो हमारा पास जो फॉर्मूला है टोटल वोल्टेज वो होगा रूट ओवर ऑफ वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। यहाँ पे वी सी जो है वो नहीं है,
कैपेसिटिव कैपेसिटर नहीं है सर्किट में, सो वो वाला जीरो होगा। तो फॉर्मूला भी रहेगा रेजिस्टेंस के लिए एक वोल्टेज ड्रॉप, एक इंडक्टर का जो कॉइल है उसके लिए। अभी V जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 20, वी आर 12, वी एल स्क्वायर जो है उसको वी एल कैलकुलेट करना है। दोनों साइड्स को होल स्क्वायर कर दो, 12 स्क्वायर 144, दोनों साइड को होल स्क्वायर कर दिया गया। रूटो स्क्वायर रूट जो था वो हट गया यहाँ से। सो वी एल स्क्वायर आएगा 400 माइनस 144। अभी यहाँ से कैलकुलेट करना है वी एल का वैल्यू। सो 400 से 144 सब्ट्रैक्ट कर दो, 256 मिलेगा वी एल स्क्वायर। अभी 256 का स्क्वायर रूट करना है, इसको स्क्वायर रूट करो, आंसर मिलेगा 256 जो है उसका स्क्वायर रूट निकालो, क्या आएगा बोलो। 15 इंटू 15 225 होता है। 15 के बाद देखो 16 जो है 256 का स्क्वायर रूट 16 होगा। 16 होगा। यस, 16 is to 16 256, तो 16 voltage is the answer। इसी जो फॉर्मूला यूज हुआ इसको याद रखना है। इन एन एसी सर्किट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इन। पिछले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस हुआ उसका उसी क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के दिया गया। पावर डिसिपेशन नॉट डिपेंड ऑन आर ओनली, not only on C, not only on L, depends on all the factor L, C, R। सर्किट में अगर और और इंडक्टर क्या दिया है कैपेसिटर, लड़की? हाँ 4 बार 5 बार खोल ली फ्रिज। हाँ, कुछ नहीं सर। सभी फैक्टर के ऊपर उसका डिपेंडेंस रहेगा। A coil having an inductance 1 by pi Henry is connected in series with a resistance 300 ohm। उसी सोर्स का जो वोल्टेज है 20 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। व्हाट इज द एंगल, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज द एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट का फेज एंगल का जो फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल्स टू वी एल माइनस बी सी बाई वी आर, वोल्टेज के हिसाब से, इम्पीडेंस और अदर फैक्टर के हिसाब से एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक्स एल है, एक्स सी नहीं है, कैपेसिटर सर्किट में नहीं है, तो फॉर्मूला आ जाएगा एक्स एल बाई आर ओनली, क्योंकि एक्स सी जीरो है, यहाँ पे कोई कैपेसिटर सर्किट में नहीं है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है। आर का वैल्यू तो डायरेक्टली ही दिया हुआ है, एक्सएल क्या आएगा, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल। फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, एल इज 1 बाई पाई, पाई पाई इज कैंसिल, सो एक्सएल मिल गया 400। यहाँ पे एक्सएल का वैल्यू लिख दो, आंसर आ जाएगा tan phi इक्वल्स टू 4/3, मतलब phi इज tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। वोल्टेज और करंट के बीच इसी फेज डिफरेंस मेंटेन कर रहेगा। नेक्स्ट, रेजिस्टर एंड इंडक्टर कैपेसिटर तीनों ही है सर्किट में, measured with the help of an AC voltmeter
Voltages are 80, 30 and 90. What is the supply voltage? पहले इस फॉर्मूला हम लोग लिखा था, तीनों वोल्टेज मिलाकर जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा उसका ऐसा फॉर्मूला है। उसी रिजल्टेंट वोल्टेज को ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है इसमें। तो वी आर जो है रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप वो है 80। वी एल जो है वो है 30। वी सी इज 90। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 80 स्क्वायर प्लस माइनस 60 होल स्क्वायर आ गया। 80 स्क्वायर होगा 6400। 60 स्क्वायर आएगा 3600। अभी इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करो, टोटल आंसर आएगा। टोटल वोल्टेज कितना है वो मिलेगा। हंड्रेड आएगा सर। यस, 100। Next, an Eller circuit consists of resistance of 50 ohm, resistance 50 ohm, inductive reactance 120 ohm, वोल्टेज सप्लाई जो है वो है 260 वोल्ट। तो करंट फ्लो कितना होगा? करंट फ्लो कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज बाई इम्पीडेंस करना पड़ेगा। अभी वोल्टेज तो अवेलेबल है, इम्पीडेंस कितना होगा? इम्पीडेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपेसिटर और कैपेसिटिव इंडक्टेंस नहीं है। आर इज गिवन 50 स्क्वायर एंड एक्सएल इज गिवन 120 स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो। 50 स्क्वायर 2500, 120 होल स्क्वायर इज 14400। सो यहाँ से मिलेगा 16900। तो इम्पीडेंस कितना मिलेगा? इसका स्क्वायर रूट करो। इसका स्क्वायर रूट करने में 130 आएगा, क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। दो जीरो था, इसका स्क्वायर रूट 10 आ गया। इम्पीडेंस इम्पीडेंस मिल गया। तो करंट कितना होगा? वोल्टेज बाय टोटल इम्पीडेंस 2 एम्पियर आंसर आ गया। 2 एम्पियर। A pure resistance and a pure inductive circuit are connected in a series to a 100-volt line. A voltmeter gives the same reading whether connected across resistance. मतलब इंडक्टिव वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। उस वैल्यू क्या होगा? सो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होता है इस एलआर सर्किट के लिए जिसमें कैपेसिटर नहीं है, इसलिए कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप 0 है। रूट ओवर ऑफ वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अभी वी जो है उसका वैल्यू तो दिया हुआ है, वी एल और वी आर दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो कोई एक को रख दो, सेम तो है वैल्यू, तो दोनों को ही वी एल लिख दो। जो मिलेगा बोथ साइड स्क्वायर होगा रूट ओवर ऑफ 2 वी एल स्क्वायर। बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो। तो और ऐसे भी कर सकते हो, वी एल को रूट से बाहर ले आओ, रूट 2 हो जाएगा।
सो वी एल आएगा 100/√2। अभी 100/√2 को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को ही √2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आसान होगा। √2 से मल्टीप्लाई करने में 100√2/2 आ जाएगा। √2 इंटू टू टू, मतलब कैंसिल होगा तो 50√2। अभी आसान हो गया। 50 इंटू √2 मतलब 1.414। 1.4 से ही मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 70। 70.7 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए और बी आर आइडेंटिकल बल्ब्स, दोनों आइडेंटिकल बल्ब को कनेक्ट किया गया सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, एक इंडक्टर के साथ है और एक बल्ब कैपेसिटर्स लाइंस के साथ है। व्हिच बल्ब ग्लोज ब्राइटर इन द सर्किट? सो कौन सी बल्ब का लाइट एमिशन ज्यादा होगा? इसमें जिस लाइन पे इम्पीडेंस और इन रेजिस्टेंस रेजिस्टिव वैल्यू कम होगा उसमें ही ज्यादा ब्राइटर लाइट होगा। इस दोनों में से कैलकुलेट करने में ये वाला 10 पिकोफैरड दिया गया। यहाँ से एक्सएल और एक्सी को कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सएल होगा ओमेगा एल, ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल इज गिवन 100 मिली हेनरी। 100 मिली हेनरी, तो इसमें से मिलेगा 100 इंटू 100, 10,000, मतलब इंटू 10⁻³ भी है। तो जो मिलेगा 10 पाई मिलेगा एक्सेल का वैल्यू। लेकिन एक्से का वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगा, वो बात क्लियर है, क्योंकि सी जो दिया गया, सी कैपेसिटर 10 पिकोफैरड, 10 पिकोफैरड मतलब 10 इंटू 10⁻⁻12 है। 10 इंटू 10⁻⁻12, तो ये -12 ऊपर में जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक वैल्यू क्रिएट करेगा एक्सी के लिए और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए। डिटेल्स कैलकुलेशन ना करने के भी हम लोग को समझ पे आ ही गया जो एक्सी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उस वाल्व का जो लाइट एमिशन कम होगा। तो आंसर ए है। ए मतलब जो एल सर्किट में इंडक्टर के साथ कनेक्टेड है उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, उसका ग्लो ज्यादा होगा। एक्सी का वैल्यू, एक्सी का जो रेजिस्टिव वैल्यू वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें करंट फ्लो कम होगा, तो उसमें लाइट एमिशन भी कम होगा। In the circuit shown, the resonant frequency, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग सीखा था। अगर रेडियन पर सेकेंड पे लिखा जाए तो ऐसे फॉर्मूला है। अगर उसको फ्रीक्वेंसी का हिसाब से, मतलब हर्ट्ज यूनिट पे और पर सेकेंड यूनिट पे लिखा जाए तो ऐसे फॉर्मूला आता है, पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। तो हमारा ऑप्शन जो है, सभी ऑप्शन साइकिल पर सेकेंड के ऊपर ही है, तो इसी फॉर्मूला को ही यूज करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करो यहाँ पे। root over of LC. L is given 0.1. C is given 5 microfarad. 5 इंटू 10⁻⁻6। इसको अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन है लेकिन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मिलेगा 0.1 आ गया, मतलब 0.1 मतलब 1/10, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। 5 इंटू 10⁻⁻7 ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको और भी चेंज कर दो, उसमें ही कैलकुलेशन आसान होगा। इसको 50 इंटू 10⁻⁻8 लिख दो।
सो 1/2 पाई 50 जो है वो नियरली 49 है। नियरली 49 मतलब उसका रूट आएगा 7। रूट 10 to the power -8 है, उसका स्क्वायर रूट 10 to the power -4 आएगा। इसी -4 ऊपर में 10 to the -4 ऊपर में जाएगा, मतलब 10,000 आ ही गया। 10,000 को 10 to the power 4 ही लिखो, बाई 2 पाई 7 मतलब 14 पाई। सो 1/14 पाई इंटू 10 to the power-10 to the power 4 ऐसा कुछ आ गया। तो अभी इसको देखना है, 1/14 पाई कितना होगा। पाई इज 3.14, पाई का वैल्यू 3.14। इसको पुट कर दो और कैलकुलेट करो, 1/14 पाई कितना आएगा। 0.022 आएगा, 0.022। इतना साइकिल पर सेकेंड। अभी ऑप्शन देखना है कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है इसका वैल्यू। 0.022 मतलब इसको तुम लिख सकते हो, एक पॉइंट को यहाँ से राइट साइड में लिया जाए तो यहाँ पे पावर डिक्रीज हो जाएगा, 10 to the power 3 आ जाएगा। 10 to the power 3 मतलब किलो, समथिंग किलो ऑर्डर में आ गया। एनीथिंग 10 to the power 3 is referred to the prefix kilo. So 0.22 किलो साइकिल पर सेकेंड। किलो साइकिल पर सेकेंड, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इन द गिवन सर्किट द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, यहाँ पे जो कनेक्टेड बैटरी है वो डीसी बैटरी है। डीसी से करंट सप्लाई हो रहा है, मतलब इंडक्टर का कोई काम नहीं है। सिंपल V/R हो जाएगा। डीसी सर्किट है, एक्चुअली डीसी बैटरी दिया गया। अगर एसी होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, तो इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे डीसी सप्लाई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज 0, जस्ट V/R। 6 वोल्ट बाई टोटल रेजिस्टेंस इज 10 + 10 20। इसको कैलकुलेट करो, आंसर बोलो कौन सी का वैल्यू आएगा करंट का। 60/20। 0.3. यस, 0.3। If an alternating current of frequency is flowing through a conducting wire, how many does the current become zero? Alternating current मतलब इस तरह उसका वैल्यू चेंज होता है, जीरो से, और एक बार जीरो होता है फिर नया साइकिल स्टार्ट होता है। एक एक साइकिल में एटलीस्ट एक बार ऑसिलेशन में दो बार जीरो होता है, दो बार उसका वैल्यू जीरो आता है, दो बार एक कंप्लीट साइकिल में। फॉर एग्जांपल इस साइकिल को ऑब्जर्व करो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक बार जीरो हुआ फिर जीरो हुआ। सो इन each cycle the value becomes zero for at least 2 times. So 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मतलब 50 ऑसिलेशन होता है पर सेकेंड में, एक सेकेंड में 50 टाइम्स ऑसिलेशन होता है। फॉर ईच सेकेंड, ईच ऑसिलेशन, सभी एक ऑसिलेशन में उसका वैल्यू दो बार जीरो होता है। तो दो बार जीरो होता है तो मतलब एक एक सेकेंड में 100 टाइम्स जीरो होगा। एक सेकेंड में 50 टाइम्स ऑसिलेशन हुआ, एक ऑसिलेशन में दो बार जीरो होता है, तो 50 ऑसिलेशन में 50 इंटू 200 टाइम्स जीरो आएगा। An AC circuit contains resistance and induct capacitive reactance। इम्पीडेंस क्या है, रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 ओम। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया।
Next, on doubling the frequency of RC circuit, what will be the change in impedance? आरसी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जिसका वैल्यू होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा मतलब 2 पाई एफ इंटू सी। एफ इज द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो एक सी डिक्रीज होगा। इनवर्स रिलेशन एफ के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन इनवर्स है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा मतलब डबल होगा तो एक सी डिक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। A resistor having resistance 10 kilo ohm, 10 kilo ohm मतलब 10,000 ohm, with a capacitor 0.5 microfarad मतलब 10 to the power minus 6 farad कनेक्टेड है। उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 1.5 मिली एम्पियर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर? कैपेसिटर में वोल्टेज कितना होगा? कैपेसिटर में वोल्टेज जो होगा करंट इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये वाला आएगा। जैसे रेजिस्टेंस पे होता है V इक्वल्स टू आई आर, कैपेसिटर में होता है आई इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्स सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक्स सी 1/ओमेगा सी। ओमेगा 100 लिखा हुआ है इसमें पुट कर दो। सी इज गिवन 0.5 कैपेसिटेंस इंटू द पावर माइनस 6। यहाँ से कैलकुलेट करो। 0.5 मतलब हाफ। 100 इंटू 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 4 इंटू हाफ। 0.5 मतलब हाफ, तो हाफ तो दो ऊपर में जाएगा। 10 to the power minus 4 इतना एक्सी मिलेगा। 2 इंटू 10 to the power 4। सो वोल्टेज कितना होगा? आई मतलब 1.5 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू 2 इंटू 10 to the power 4। इसको कैलकुलेट करने में आएगा 3 इंटू 10 मतलब 30 वोल्ट। 30 वोल्ट आ जाएगा। 3 इंटू 10 आएगा मतलब 30 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इफ अ फोटोन हैज 100 EV, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम पे हम लोग उसको लर्न कर लेंगे। जैसे यहाँ पे फोटोन का क्वेश्चन दिया गया। फोटोन का एनर्जी फॉर्मूला होता है एच न्यू, जहाँ पे एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। उसका वैल्यू होता है 6.63 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड मतलब इन एसआई यूनिट ये वाला वैल्यू होता है। तो फोटोन का एनर्जी लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा यही पूछा गया। फ्रीक्वेंसी न्यू होगा ए ई बाई एच। ई इज 100 EV। ईवी मतलब 1 EV मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है उतना जूल। ये वाला डिवाइडेड बाय एच प्लैंक कांस्टेंट। अभी कैलकुलेट करो इसको। नियरली 16 पॉइंट को उठा दो या पॉइंट को 16, इसको 64 एज्यूम कर लो तो 4 आ जाएगा। 100 को 4 से डिवाइड आएगा तो 25 आएगा। -34 ऊपर में जाए तो नम 10 to the power -19 प्लस 34 मतलब 10 to the power 15 आ जाएगा। 25 इंटू 10 to the power 15 ये वाला फ्रीक्वेंसी आएगा। इसको तुम लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 to the power 16 ये वाला। पॉइंट को लेफ्ट साइड में दिया गया इसलिए पावर इंक्रीज हो गया। तो हमारा आंसर 2.5 इंटू 10 to the power। प्लैंक कांस्टेंट हैज एन डायमेंशन। उसका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की होता है। इसको mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई जो बोर पोस्टुलेट था
वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एन टू पाई कोई इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो नंबर है। सो एच जो है उसका डायमेंशन होता है एम वी आर से। एम वी आर मतलब ये वाला एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a potential difference of 1 volt is applied across an electron, the energy gained it। बहुत आसान क्वेश्चन है। पोटेंशियल का डेफिनेशन ही है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कितना वर्क डन होगा एक चार्ज को मूव करने में, पोटेंशियल डिफरेंस क्यू भी। यहाँ पे क्यू जो दिया गया वो एक इलेक्ट्रॉन है। एक वोल्ट डिफरेंस से उसका मूवमेंट हुआ तो एनर्जी जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल का डेफिनेंसी एफिशिएंसी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिब्रोगली वेवलेंथ का है। डिब्रोगली वेवलेंथ क्या चीज है, उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है एच बाई लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब एम भी। अभी इस लीनियर मोमेंटम का और भी एक रिलेशन है एनर्जी के साथ। उस हिसाब से मोमेंट डिब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा ए वाला, एच बाई रूट ओवर ऑफ 2 जहाँ पे ई है तो ई जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। अभी पूछा गया इसी चारों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा किसमें हाईएस्ट होगा वेवलेंथ का वैल्यू। तो वेवलेंथ का वैल्यू मास के ऊपर डिपेंडेंस है, एनर्जी तो सेम है, मास जो है उसके साथ इनवर्स रिलेशन है उसका स्क्वायर रूट के साथ। अभी इस यहाँ पे जो चारों पार्टिकल दिया गया, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, बहुत कम होता है। और जो चारों पार्टिकल है उसमें कंपेयर करने में 10,000 टाइम्स के भी ज्यादा कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द लोएस्ट वन, सो एम लोएस्ट होगा तो लैम्डा हाईएस्ट होगा। इनवर्स रिलेशन है। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है? कोई भी मेटल प्लेट यहाँ पे रखा गया कैथोड पे, यहाँ पे एक एनोड है। कैथोड के ऊपर कोई भी लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता तो उस एनर्जी से दो कम होगा। उस एनर्जी को एब्जर्व करेगा यहाँ पे मेटल का इलेक्ट्रॉन। एब्जर्व करने के बाद वो बाहर आएगा। बाहर आने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम होगा इसको कहते हैं वर्क फंक्शन, W0। जस्ट बाहर आने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत है वो है वर्क फंक्शन, बाहर आने के लिए। उसके साथ और ज्यादा एनर्जी रहेगा तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी इक्वेशन को कहते हैं फोटो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रूल। इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाय आइंस्टाइन। सो पहले जो ए वाला है इंसिडेंट एनर्जी, जितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट एनर्जी। वर्क फंक्शन जो है वो है एनर्जी टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए। रेस्ट जो एनर्जी रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसी इलेक्ट्रॉन का मूव करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी सप्लाई होगा। अगर कुछ एनर्जी बचेगा तो उसका वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन का। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर, वो वाला मैक्सिमम वेलोसिटी है, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। अभी यहाँ पे पूछा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट एनर्जी जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी वो है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। जस्ट बाहर आने के लिए जितना एनर्जी कंज्यूम होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन का वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो बचेगा वो है काइनेटिक एनर्जी। So work function is directly related with threshold frequency.
जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी जरूरत है इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए, कोई कोई भी एटॉम से, कोई भी मेटल से बाहर करने के लिए। तो हमारा वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, इंसिडेंट वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा गया, तो टोटल जो फॉर्मूला है उसमें से केवल ए वाला पार्ट इसका ही यहाँ पे अप्लाई होगा। वर्क फंक्शन 3.31 ईवी, ईवी को जूल में कन्वर्ट कर दो। ईवी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए बाद में करता हूँ। हम लोग को कैलकुलेट करना है न्यू जीरो, वेव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.31 ईवी, इसको जूल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। 1 ईवी इक्वल्स टू जितना जूल होता है वो हम लोग को मालूम रहना चाहिए। 1 ईवी इक्वल्स टू दिस अमाउंट ऑफ जूल। तो ईवी जो था उसको जूल में कन्वर्ट कर दिया गया। एच 6.62 इंटू 10⁻⁻34। इसमें से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 0.8 मिलेगा। सो 0.8 इंटू 10⁻15 मतलब 8 इंटू 10⁻14। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उसको याद रखना है, उसमें से ही बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। इसी पार्ट में दो कॉन्सेप्ट है, एक आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का और एक है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया, एच बाई पी। पी को एम भी लिख सकते हो, लिनियर मोमेंटम। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। यहाँ पे स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो वर्क डन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। यहाँ पे चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का है, तो वर्क डन कितना होगा, ईवी। ये वाला वर्क डन मिलेगा, वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट होता है। यहाँ पे दो वी आ गया, एक वी स्मॉल वी वो है वेलोसिटी, और एक कैपिटल वी। हम लोग को स्पीड और वेलोसिटी पूछा गया, तो वी स्क्वायर आएगा 2 EV/m। सो वी आएगा रूट ओवर ऑफ 2 EV/m। ये वाला हमारा आंसर है। रूट ओवर मतलब पावर जो है वो हाफ होगा। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन, सो एनर्जी कितना होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होगा तो उसका फॉर्मूला होगा डी ब्रोगली फॉर्मूला। कोई भी फोटोन और लाइट का एनर्जी होगा, फोटोन और लाइट, इसको इस दोनों चीज को समझना है। फोटोन और लाइट का एनर्जी होगा तो उसका वैल्यू ई ए वाला फॉर्मूला से मिलेगा, एच न्यू। लेकिन कोई मास पार्टिकल मतलब मैटर वेव होगा, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस चीज को लिए जो वेवलेंथ होगा वो होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ। दोनों को डिस्टिंग्विश करना चाहिए। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आंसर होगा। वेवलेंथ सब गिवन है तो उसका एनर्जी कितना होगा, एच बाई पी होता है फॉर्मूला। जो पी हो है वो है रूट ओवर ऑफ 2 me। बोथ साइड को होल स्क्वायर करके लिखो, ये वाला आएगा। सो एनर्जी आएगा एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 me, सॉरी 2 m। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन। एच स्क्वायर मतलब 6.6 इंटू 10⁻⁻34 दो बार आएगा। एच स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर जो है 5800 एंगस्ट्रॉम था, उसको
कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 10⁻⁻10 इंटू 2 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻−31। अभी इसी कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन ही है लेकिन करना पड़ेगा। जो 10 का जो पावर है उसको सेपरेट कर दो। 6.6 इंटू 6.6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 585800 है। 58 स्क्वायर लिख दो। दो जीरो 10⁻⁴ होगा, दो जीरो के लिए 10⁻−10, उसके लिए -20 आएगा। 2 इंटू 9.1 आ गया। 9.1 मतलब 18.2, और 10 है 10⁻−31। 6.6 इंटू 6.6 बाई 58 इंटू 58 इंटू 18.2 इंटू 10⁻, ऊपर में है 2 - 34 था, मतलब 10⁻−68। -68 यहाँ से जाएगा +20 +31, मतलब +51। ये वाला जाएगा तो -4। सो +68 -51 मतलब -17 -4 -21 आ गया। -21 आ गया। बाद में जो पार्ट है उसका कैलकुलेट करना है। 6.6 इंटू 6.6 डिवाइडेड बाई 58, 58 डिवाइडेड बाई 18.2, 0.007, 0.0007। बहुत ही डेंजरस कैलकुलेशन था। इंटू 10⁻⁻21। इस पावर को यहाँ से राइट तरफ लिया जाए तो 10⁻⁻4 बढ़ जाएगा, -25। तो ऑप्शन जो ए था उसका वही आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल बी 4 टाइम्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या चेंज। और कोई फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं बोला गया। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब एनर्जी 4 टाइम चेंज होगा तो 4 का √2 होगा, मतलब लैम्डा हाफ टाइम चेंज हो जाएगा। एनर्जी 4 टाइम्स, 4 का मतलब 4 का स्क्वायर √2 आएगा, सो हाफ टाइम चेंज आएगा। Which wavelength of light falls under visible wavelength? Visible wavelength होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ये वाला होता है हमारा विजिबल लाइट का वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है। नैनोमीटर में एक जीरो कम हो जाएगा। 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ये हमारा विजिबल लाइट का रेंज है। उस रेंज के अंदर जो वैल्यू आया वो ले केवल 640 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर दोनों भी लिख दिया। उस हिसाब से ऑप्शन देख के हम लोग को समझ पे आ गया ये वाला आंसर होगा। An alpha and proton passes through a same potential. कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस से पास करेगा तो एनर्जी आएगा चार्ज इंटू वी, क्यू वी। ये हमारा फॉर्मूला है। एनर्जी जो ई है, इस ई का पोजीशन में क्यू वी लिखते हैं। अभी अल्फा और प्रोटॉन के लिए कंपेयर करने के बोला गया। पोटेंशियल सेम है। अल्फा और प्रोटॉन का जो चीज डिफरेंट होगा वो है चार्ज एंड मास। लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा प्रोटॉन। मास एंड चार्ज दोनों के साथ ही इनवर्स रिलेशन है, इसलिए इनवर्सली लिखा
हुआ है यहाँ पे, अल्फा ऊपर में था, उसका मास चार्ज नीचे पे है, इनवर्स रिलेशन में। अदर्स जो फैक्टर कांस्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन से अल्फा का मास 4 टाइम्स ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन रहता है, नियरली 4 टाइम्स ज्यादा होता है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही हुआ तो अल्फा का +2 ही होगा। यह से कैलकुलेट करने में जो मिलेगा वो है प्रोटॉन अल्फा सेम पोटेंशियल, द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी एट n पूछा गया, हम लोग तो लैम्डा का रेशियो निकाल दिया। लैम्डा का रेशियो ये वाला आएगा 1/2√2, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहे, रेशियो पूछा गया। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला था, √2 q v/m। तो वेलोसिटी v अल्फा बाई v प्रोटॉन, वेलोसिटी में चार्ज के साथ स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे मास प्रोटॉन आएगा, मास अल्फा, चार्ज अल्फा का 2e, प्रोटॉन का e, मास अल्फा का 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन से 4 टाइम्स, मतलब √2/4 कैंसिल होगा तो 2 आएगा, 1/√2 आंसर आ गया। वेलोसिटी रेशियो 1/√2 आ गया, 1/√2। एन एक्सरे फोटोन हैज वेवलेंथ गिवन, उसका मोमेंटम क्या होगा? Lambda equals to h by p, so momentum p equals to h by lambda. H is 6.6 10 to the power minus 34. Lambda is 0.01 angstrom, मतलब 0.01 into 10 to the power minus 10. 0.01 मतलब 10 to the power minus 2, उसके साथ -10 भी है, सो टोटल -12 है। ऊपर में जाए तो क्या आएगा? 6.6 -34 +12, सो ए आंसर होगा, 10 टू द पावर -22 आएगा। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस जो फॉर्मूला यहाँ पे तुम लिखा हो एच न्यू एच सी बाई लैम्डा, इस फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन हो सकता है, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट भी किया जाएगा, लेकिन एक आसान टेक्निक है। इस सिचुएशन में डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करो, जिसमें एनर्जी डायरेक्ट ईवी पे ही आएगा, वेवलेंथ जो है उसको एंगस्ट्रॉम पे ही लिख दो, यहाँ पे एनर्जी डायरेक्ट ईवी यूनिट पे आ जाएगा। डिटेल कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है। 0 0 कैंसिल हो गया, 124 डिवाइडेड बाई 66, 1.875 आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, अभी अभी इसका भी इस टाइप का ही डिस्कशन हुआ। मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा which are accelerated from rest by a potential 100। लैम्डा इक्वल्स टू h बाई p हम लोग डिस्कस किया था। यहाँ पे प्रोटॉन जो है, मोमेंटम जो है उसका वैल्यू √2m, एनर्जी सेम रहेगा, सेम पोटेंशियल में जाए तो, लेकिन चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, सो एनर्जी को QV से रिप्लेस कर दो, V सेम है। सो फिर इलेक्ट्रॉन के साथ अल्फा का कंपैरिजन, चार्ज एंड मास दोनों को साथ ही इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे m अल्फा q अल्फा होगा, बीच में m इलेक्ट्रॉन q इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। m अल्फा को m अल्फा ही लिख दो, चार्ज अल्फा का 2 ही होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में 1e, सो रूट ओवर ऑफ वेवलेंथ का जो रेशियो आ गया √2m अल्फा बाई me, सेम पोटेंशियल में जाए तो इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा दोनों का जो आएगा ए वाला आंसर आएगा, वो वेवलेंथ का रेशियो। बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में ही फोटो इलेक्ट्रिक का और भी जो क्वेश्चन है वो भी खत्म